हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड कैसे फूलती है? हाउ कर्ड फॉर्म्स? नॉट ओनली दिस, हाउ microbes produces energy in the absence of oxygen. So the science behind this process is one of the oldest and most fascinating biological processes, that is fermentation. So in this lecture we will discuss science behind fermentation, means what is fermentation, types of fermentation and कौन से enzymes इन्वॉल्व हैं फर्मेंटेशन में एंड फर्मेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जब एनारोबिक कंडीशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन इज बेसिकली पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एन एरोबिक कंडीशन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एनारोबिक कंडीशन होता क्या है। मीन्स वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोसेसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको एनारोबिक प्रोसेसेस बोलते हैं, लेकिन वैसे प्रोसेसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरोबिक प्रोसेसेस बोलते हैं। या रेस्पिरेशन के टर्म में बोलें तो रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं। First one is the aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होंगे। सपोज दैट कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो अगर कंडीशन एरोबिक है, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब सवाल ये है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ग्लूकोज सबसे पहले ये 10 स्टेप प्रोसेस के थ्रू इंटर करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। नाउ ईच मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल को एंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है एंड देन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में या फिर लिंक रिएक्शन में या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में के थ्रू आपका NADH जनरेट होता है एंड FADH2 जनरेट होता है। और ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन को, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और ये NAD+ जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक जाता है और वो वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि उस प्रोसेस के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के चैप्टर में। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके टोटल 4 स्टेप होते हैं फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज द लिंक रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर कंडीशन एनारोबिक है, जैसे मसल सेल्स में होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट्स में होते हैं, वहां पे एनारोबिक कंडीशन होता है। इवन एनारोबिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन होते हैं। तो वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? अगर एनारोबिक कंडीशन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होते हैं। और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का जो फेट है वो डिटरमाइंड होता है कि सेल का कंडीशन कौन सा है। जनरली आपको 2 तरीके का पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज द इथेनॉल फर्मेंटेशन। अगर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और अगर पायरुवेट से इथेनॉल बनता है तो उसको इथेनॉल फर्मेंटेशन बोलते हैं या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये ओवरव्यू बेसिकली है और इस ओवरव्यू से आप लोगों को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट
क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि glycolysis is the first step in the oxidation of for the oxidation of glucose under aerobic condition. लेकिन वहीं पे anaerobic condition की बात करें तो glycolysis is the only step for the oxidation of glucose under anaerobic condition. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ये वाला पार्ट जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन है, विच इज under the topic fate of pyruvate under anaerobic condition. So pyruvate की अगर फेट की बात करें तो बेसिस दो तरह के आपके फर्मेंटेशन पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज द इथेनॉल फर्मेंटेशन. ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर किसी स्टेप में डॉट है, तो आप उस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSIR या फिर आपके गेट हो गए या फिर IIT एग्जाम हो गए या फिर बार्क के एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन. सो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन से पहले हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं. Pyruvate occupies an important junction in carbohydrate catabolism. कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म की अगर हम बात करें तो पायरुवेट एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे होता है. नाउ अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसीटेट. एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट एसीटेट में ऑक्सीडाइज होता है एंड एसीटेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम जो कि सिट्रिक जो कि लिंक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ऑक्सीडाइज होता है. और एक साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल का अगर होता है तो क्योंकि वो एसिटाइल कोएंजाइम में एक मॉलिक्यूल इंटर करते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में दो कार्बन होते हैं तो दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है, 3 NADH रिलीज होता है और एक FADH2 रिलीज होता है. Formed by the dehydrogenation of glyceraldehyde 3-phosphate is ultimately reoxidized to NAD+ by passage of its electron to oxygen in mitochondrial respiration. क्योंकि आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तब तक होगा जब तक सेल्स में आपका NAD+ होगा. ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, अगर आपका ये सेल है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये साइटोसोल में होता है. नाउ इस लेक्चर में मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म. साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है. सो आप मुझे जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है. अब आते हैं पॉइंट पे, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है. नाउ जो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होता है वहां पे एक स्टेप होता है दैट इज द कन्वर्शन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किस चीज में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. किस चीज में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. अब इस कन्वर्शन में आपके एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेंगे और एक NAD+ लगेंगे और ये NAD+ NADH का फॉर्मेशन करता है. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सेल्स में NAD+ NADH का रेशियो कांस्टेंट होता है. अगर कंटिन्यूअस ग्लाइकोलिसिस होगा तो सारे NAD+ NADH में कन्वर्ट होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा. सो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए इस NADH से NAD+ रीजनरेट करना होता है और एरोबिक कंडीशन में जो ये रीजनरेशन होता है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है. लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन की बात करें तो वो एक कैसे होगा, सवाल यहाँ पे इस लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. सो however under hypoxic condition as in very active skeletal muscle
इन सम मोस्ट प्लांट टिश्यू या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो NADH जनरेट होता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा कैन नॉट बी रीऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के थ्रू रीऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, बट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बट क्योंकि वो बहुत एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो वहां पे उतना टाइम नहीं मिल पाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। सो कुछ टाइम के लिए वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिक कंडीशंस हो जाते हैं क्योंकि मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो फेलियर टू रीजनरेट NAD+ वुड लीव द सेल विथ नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर for the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate and energy yielding reactions of glycolysis would stop. So जो energy yielding glycolysis है वहां पे stop हो जाएगा। NAD+ must therefore be regenerated in some other way. So यहाँ पे important point ये है कि इस NAD+ को regenerate करने का NADH से कुछ अलग तरीका होना चाहिए। In lactic acid bacteria, active skeletal muscles and in some most plant tissues. So the earliest cells lived in an atmosphere की बात करें तो they are devoid of oxygen and had to develop strategies for the driving energy from fuel molecules under anaerobic condition. सो जब इवोल्यूशन हुआ था तो अर्ली जो लाइफ जनरेट हुई थी, अर्लीस्ट सेल जो थे वो एनारोबिक थे, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो वहां पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप किया होगा जिससे ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअसली हो रहा था। Most modern organisms have retained the ability to constantly regenerate NAD+ during anaerobic glycolysis by transferring electrons from NADH to form reduced in products such as lactate or ethanol. So there are two types of fermentation. First one is the lactic acid fermentation and second one is the ethanol fermentation. अब आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो पाइरुवेट होता है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो आपका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो पाइरुवेट होगा। पाइरुवेट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में किस तरह से काम करता है? सो व्हेन एनिमल टिश्यूज कैन नॉट बी सप्लाइड विद सफिशिएंट ऑक्सीजन टू सपोर्ट एरोबिक कंडीशन ऑफ द पाइरुवेट के एरोबिक ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है एनिमल सेल में तो वहां पे NADH जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है वो NAD+ में रीजनरेट होता है फ्रॉम NADH बाय द रिडक्शन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टेट। पाइरुवेट का रिडक्शन होता है। ये आपका क्या है? ये आपका पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे HO- है। अगर ये O- की जगह OH होता तो ये पाइरुविक एसिड कहलाता, क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में है इसलिए हम इसको पाइरुवेट बोलते हैं। अब इस पाइरुवेट से क्या बनता है? लैक्टेट बनता है। और लैक्टेट की अगर फॉर्मेशन की बात करें फ्रॉम पाइरुवेट तो किस चीज के यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे प्रोसेस होगा रिडक्शन। क्यों? क्योंकि NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और पाइरुवेट का रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज करेगा ही। रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन तभी होगा ना इलेक्ट्रॉन का जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस रिएक्शन में आपका NADH इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन पाइरुवेट गेन कर रहा है और पाइरुवेट का रिडक्शन होता है, तो ये लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है। As mentioned earlier, some tissues and cell types, that is erythrocytes, which have no mitochondria and thus cannot oxidize pyruvate to carbon dioxide.
मैच्योर इरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, दे प्रोड्यूस लैक्टेट फ्रॉम ग्लूकोज इवन अंडर एरोबिक कंडीशन। अगर एरोबिक कंडीशन भी है तो इरिथ्रोसाइट में लैक्टेट प्रोड्यूस होता है एंड द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट इज कैटलाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मींस इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसको बोलते हैं क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या किस फॉर्म में बनाते हैं, ये एल फॉर्म में बनाते हैं एट pH 7। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर्स लैक्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी डेल्टा जी प्राइम नॉट, जिसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं, ये हाईली निगेटिव है। इट इज -25.1 किलो जूल पर मोल एंड लार्ज निगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। इन ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिराइव्ड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ टू 2 NADH। मीन्स जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस तो 2 NADH बनते हैं। और ये 2 NADH कौन से स्टेट में बनते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जब कन्वर्सन होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करते हैं उसको बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। Because the reduction of 2 molecules of pyruvate to 2-lactate regenerates 2 molecule of NAD+, there is no net change in NAD+ or NADH। तो जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है तो वहां भी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट है तो 2 मॉलिक्यूल लैक्टेट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के लिए एक NADH, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के लिए 2 NADH से 2 NAD+ बनेगा। तो जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बना है, जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बना है फ्रॉम 2 NAD+, वही दोनों के दोनों NAD+ रीजनरेट हो जाते हैं जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है। सो लैक्टेट फाउंड बाय एक्टिव स्केलेटल मसल और बाय इरिथ्रोसाइट्स कैन बी रिसाइकल्ड। इट इज carried in the blood to liver where it is converted to glucose during the recovery from strenuous muscle activity। सो जब लैक्टेट प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटीज में ड्यूरिंग विगरस मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ड्यूरिंग स्प्रिंट, तो वहां पे एसिडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का आयोनाइजेशन हो जाता है मसल में एंड ब्लड लिमिट्स द पीरियड ऑफ विगरस एक्टिविटी। सो द बेस्ट कंडीशन एथलीट कैन स्प्रिंट एट टॉप स्पीड फॉर नो मोर देन ए मिनट। सो 1 मिनट से ज्यादा देर तक वो नहीं स्प्रिंट करते हैं। Although conversion of glucose to lactate includes 2 oxidation reduction states, there is no net change in the oxidation state of carbon। जब ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है तो कार्बन के ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। वहीं पे लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो C3H6O3। ग्लूकोज में CHO का रेशियो क्या है, CHO का रेशियो 1:2:1। लेकिन वहीं पे लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड में भी CHO का रेशियो क्या है, 1:2:1। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो सेम है। Some of the energy of the glucose molecule has been extracted by its conversion to lactate enough to give the net yield of 2 molecule of ATP for every glucose molecule consumed। So fermentation की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस स्टेप में कोई ATP यूज नहीं होता है और कोई ATP रिलीज नहीं होता है। दिस स्टेप इज जस्ट ओनली टू रिकन्वर्सन ऑफ NAD+ को रीजनरेट करने का ये स्टेप है सो दैट कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्मूथली परफॉर्म हो। सो फर्मेंटेशन चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, देयर इज नेट गेन ऑफ 2 ATP। Fermentation is the general term for such process which extract energy but do not consume oxygen or change the concentration of NAD+ और NADH। So fermentation एक जनरल टर्म है इस तरह के प्रोसेस को जहां ATP
फॉर्म होता है बट ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है और कोई भी NAD+ और NADH का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। फर्मेंटेशंस आर कैरिड आउट बाय ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्मेंटेशंस वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किए जाते हैं और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। बट आप लोगों को जो पढ़ना है वो दो तरीके का फर्मेंटेशन है। फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड one is the ethanol fermentation, many of which occupy anaerobic niche and they yield a variety of end products, some of which find commercial uses. Now इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक स्टेप में होता है और यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सन होता है पायरुवेट से लैक्टेट में और NADH से NAD+ में। लेकिन वहीं पे इथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करें तो इथेनॉल फर्मेंटेशन में पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस में होता है? ईस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में हो रहा था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके एक्टिवली विग्रस एक्सरसाइजिंग मसल्स में हो रहे थे, इरिथ्रोसाइट्स में हो रहे थे। नाउ अगर इथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करें तो वो किस में हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जहां पे ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे लैक्टेट में कन्वर्सन नहीं होता है। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एंड पायरुवेट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है इन ए 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में जो पायरुवेट का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एंजाइम क्या होगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी के लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है? TPP। TPP को क्या बोलते हैं? थियामिन पायरोफॉस्फेट। जस्ट लाइक ग्लाइकोलिसिस, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ध्यान से याद रखिएगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चाहे इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेज। किससे एंजाइम रिमूव हो रहा है? पायरुवेट से, तो इसको बोल देंगे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। बहुत ही आसान है। नाउ एसिटल्डिहाइड बनता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। नाउ एसिटल्डिहाइड का क्या होता है? एसिटल्डिहाइड का होता है रिडक्शन। एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। सभी ने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? इथेनॉल। और यही रिवर्स में चलता है ऑक्सीडेशन में। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस, बट ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा? कौन सा एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्कोहल एंड रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि डिटेल में आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। डिटेल में बस यहाँ पे ये पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और क्योंकि एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का अगर एसिटल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा और 2 कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। डीहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है NADH से NAD+ का रीजनरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बना रहा है? इथेनॉल बना रहा है जो कि एक अल्कोहल है, तो इसको बोलते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ध्यान से सारे स्टेप याद रखिएगा क्योंकि सारे स्टेप से एक एक क्वेश्चन बनते हैं। In the first step, pyruvate is decarboxylated in an irreversible reaction catalyzed by pyruvate decarboxylase, and this reaction is a simple decarboxylation and does not involve the net oxidation of pyruvate. यहाँ pyruvate का oxidation नहीं होता है and pyruvate decarboxylase requires magnesium ion and has a tightly bond coenzyme जिसको thiamine pyrophosphate बोलते हैं। and thiamine pyrophosphate की एक खास बात है थियाजोलियम रिंग, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। सो थियाजोलियम रिंग
में एक एक्टिव कार्बन होता है और वही एक्टिव कार्बन इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करता है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होता है इथेनॉल में through the action of alcohol dehydrogenase and the reducing power furnished by NADH derived from dehydrogenation of glyceraldehyde 3 phosphate। और इस रिएक्शन की बात करें तो वेल स्टडी केस ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर from NADH ethanol and carbon dioxide thus are end products of ethanol fermentation। ग्लूकोज 2 ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP एंड 2 वाटर बनेगा। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो इनके लिए एक्टिव साइड पे जिंक आयन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड है, उसी तरह अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए जिंक आयन रिक्वायर्ड होता है। जिंक आयन क्या करता है? जिंक आयन जो पायरुवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिव साइट पे कार्बोनिल ग्रुप को पोलराइज करता है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड की अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ इस तरह से होता है एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये कार्बन और ऑक्सीजन को ये इस वाले ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा। बट इसको डीपोलराइजेशन को ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के पोलराइजेशन को ये जिंक आयन क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। और फैसिलिटेट करने की वजह से यहाँ पे जो NADH पे हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। सो जब ये ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ जो रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट होता है इट एक्वायर्स प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम टू फॉर्म इथेनॉल। H प्लस ये NAD प्लस कहाँ से लेगा? ये H प्लस मीडियम से ले लेगा। नाउ एज इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो नेट चेंज इन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन एटम्स व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू 2 इथेनॉल एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे HC रेशियो क्या है? 12:2। इन ऑल फर्मेंटेशन द HC रेशियो ऑफ द reactants and products remains the same। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज की अगर हम बात करें तो ये ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स जो फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को इथेनॉल में इंक्लूडिंग सम प्लांट्स। नाउ द CO2 प्रोड्यूस जो होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन इन ब्रूअर्स ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनेशन ऑफ शैंपेन। द एंशिएंट आर्ट ऑफ ब्रूइंग बियर involves a number of enzymatic processes in addition to reactions of ethanol fermentation। बेकिंग की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के द्वारा रिलीज होता है when yeast is mixed with fermenting sugar causes dough to rise। सो जो आपकी ब्रेड फूलती है या फिर दही जमता है या फिर आपका जो माइक्रोब्स विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इट्स ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। सो द एंजाइम इज एब्सेंट इन वर्टिब्रेट टिश्यू एंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो कि इथेनॉल को मेटाबोलाइज करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस है। ह्यूमन लिवर की अगर हम बात करें तो ये कैटालाइज करता है इथेनॉल के ऑक्सीडेशन को इधर इंजेस्टेड और प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द concomitant reduction of NAD plus to NADH। नाउ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का जो कोएंजाइम है इंपॉर्टेंट कोएंजाइम उसको बोलते हैं थियामिन पायरोफॉस्फेट। एंड थियामिन पायरोफॉस्फेट को प्यार से TPP बोलते हैं। एंड TPP की अगर हम बात करें तो अभी आपको बताया कि उसमें थियाजोलियम रिंग होते हैं एंड थियाजोलियम रिंग पे एक्टिव कार्बन होते हैं जो कि उस एसिटल्डिहाइड को कैरी करता है एंड दैट एसिटल्डिहाइड विल बी एक्टिव एसिटल्डिहाइड। नाउ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज रिएक्शन की बात करें तो ये इट प्रोवाइड्स आर फर्स्ट इनकाउंटर विद TPP दैट इज थियामिन पायरोफॉस्फेट। और ये इसमें कोएंजाइम है जो कि विटामिन B1 से डिराइव होता है।
थियामिन पायरोफॉस्फेट की बात करें तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड सच एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स एंड इन केमिकल रीअरेंजमेंट्स इन विच एक्टिवेटेड एसिटाल्डिहाइड ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर। नाउ फंक्शनल पार्ट ऑफ टीपीपी की बात करें तो थियाजोलियम रिंग है, जो कि रिलेटिवली एसिडिक प्रोटॉन होता है कार्बन नंबर 2 में, और इसी को एक्टिव कार्बन बोलते हैं। और लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन प्रोड्यूसेस द कार्बन आयन दैट इज एक्टिव स्पेसिस इन टीपीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस। कार्बन आयन readily ऐड करता है कार्बोनिल ग्रुप्स एंड द थियाजोलियम रिंग thereby positioned to act as इलेक्ट्रॉन सिंक। थियाजोलियम रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सिंक की तरह काम करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेसेस को, जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ऑफ थियामिन पायरोफॉस्फेट। ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है थियामिन पायरोफॉस्फेट का। इस थियामिन पायरोफॉस्फेट में ये आपका है थियाजोलियम रिंग, जो कि 5 मेंबर रिंग है। फोर्थ कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, एंड सेकेंड कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इसके पास हाइड्रोजन है। इसी कार्बन को बोलते हैं एक्टिव कार्बन। ये इसमें क्या है, एक्टिव कार्बन है, और यही रिएक्टिव कार्बन एटम जो होता है ये पूरे रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ये कैसे करता है इसको देखिए, ये टीपीपी है, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में कोवैलेंट ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे के ये आपका बॉन्ड बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इस पे प्लस चार्ज, जो लेगा उस पे माइनस चार्ज। सो आपका इस पे माइनस चार्ज है, लेकिन ये H प्लस के साथ बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस इसको ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये माइनस प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सो आपका ये थियाजोलियम रिंग है, जिसको टीपीपी बोलते हैं। जब ये H प्लस रिलीज होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। तो जब ये बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे जब ये H प्लस रिलीज होगा, तो जब ये H प्लस रिलीज होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के रिलीज होगा, तो ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो जो ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेगा, एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का लेगा, तो इस पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, जिसको कार्ब एनायन बोलते हैं। सो जब यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा, तो अब ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर समझिए। पायरुवेट में ये कार्बोक्साइलेट है, जो इस पे माइनस है, और ये रिजोनेंस में स्टेबिलाईज रहेगा। नाउ इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ये जो 2 डबल बॉन्ड है। नाउ जब यहाँ पे ये क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा। जब इस पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि इस पे माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस चार्ज, ऑलरेडी इस पे माइनस था, प्लस चार्ज बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये इस पे आपका ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो जैसे ही ये इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, तो ये वाला जो पायरुवेट का कार्बन ये है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जब ये बॉन्ड बनेगा, ये क्योंकि माइनस पे है, तो ये H प्लस आपके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड 5 बॉन्ड। कार्बन के पास 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब ये 4 बॉन्ड ये बन जाएगा, तो ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे शिफ्ट होगा, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो फिर ये इस तरफ से इस कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये CO2 रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, कुछ इस तरह से बना।
अब यहाँ पे ये क्या है, इनोल का स्ट्रक्चर है। ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, और OH को क्या बोलते हैं, ओल। इनोल फॉर्म में इंटरनल स्टेबिलाईजेशन होता है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन आपका ये डबल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो इसमें 5 बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेंगे और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज जनरेट होंगे। सो अब जो स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरह से बना है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटरमीडिएट कहलाता है। नाउ अब इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इस पे H प्लस बाइंड करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे प्लस इस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएंगे। नाउ अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बोलते हैं। जब ये हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बनेगा तो ये वाला बॉन्ड ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएंगे और ये कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके टीपीपी फ्री हो जाएगा और एसिटाल्डिहाइड फ्री हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल थियामीन पायरोफॉस्फेट। सो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो ये कार्ब एनायन प्रोड्यूस करता है जो कि स्टेबिलाईज होता है थियोजेलियम रिंग से। नाउ प्रोटोनेशन की बात करें, प्रोटोनेशन की वजह से हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बनता है एंड देन एसिटाल्डिहाइड का रिलीज होता है एंड देन प्रोटोन डिसोशिएट हो जाता है टू रिलीज द कार्बन आयन। सो ये साइकिल चलते रहता है सेल में टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन। कुछ टीपीपी डिपेंडेंट रिएक्शन क्या क्या है, 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये किस में यूज होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन में। कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव होता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज की बात करें तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एसिटाइल को एंजाइम की सिंथेसिस में, दैट इज लिंक रिएक्शन। अल्फा कीटोग्लूटरेट की बात करें तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होता है और ये इस वाले बॉन्ड को क्लीव करता है और यहाँ पे S को एंजाइम A ऐड होता है। नाउ ट्रांसकीटोलेज कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन दैट इज डार्क रिएक्शन। इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी यूज होता है और यहाँ पे भी CO-C बॉन्ड को क्लीव करता है और यहाँ पे बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। So this is all about fate of pyruvate under anaerobic condition, that is fermentation. So in our next lecture we will discuss about gluconeogenesis.